ओके, सो एक्सरसाइज 3 का कॉम्प्रिहेंशन 1 देखो। इसमें क्या दिया है, व्हेन वी अप्लाई अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन अ बॉडी केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स स्टार्ट्स ओपोजिंग। तो फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो अपन को ऑलरेडी पता है। एफ के इज म्यू के टाइम्स एन, लिमिटिंग वैल्यू इज म्यू एस टाइम्स एन। और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का जो कंडीशन है वो यहाँ से चालू हो रहा है। नाउ अ मैन वांट्स टू स्लाइड डाउन अ ब्लॉक of mass m which is kept on a fixed inclined plane of inclination 30 degrees as shown। और इनिशियली ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा था, मतलब फ्रिक्शन उसके वेट के कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा होगा। टू जस्ट स्टार्ट द स्लाइडिंग द मैन पुशेस द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन विद अ फोर्स ऑफ एफ। तो एफ फोर्स डाउन द इंक्लाइन अप्लाई करने पर वो जस्ट स्लाइड करना शुरू कर रहा होगा। तो इनिशियली सिचुएशन क्या होगी, नीचे mg sin 30 लग रहा होगा वेट का कंपोनेंट, और ब्लॉक को नीचे पुश करने के लिए आदमी ने एक एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई किया होगा, और ऐसा करने पर ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना शुरू हो रहा है। तो मुझे बताओ इस केस में पीछे कौन सा फ्रिक्शन लगा होगा, लिमिटिंग या काइनेटिक? लिमिटिंग, क्योंकि स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट हो रही है ना, तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू को ओवरकम किया होगा। और इक्वेशन क्या बनेगी, एफ प्लस एम जी साइन 30, इन दोनों ने मिलकर लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम किया होगा, राइट। अभी इसके बाद में क्या कंडीशन दिया हुआ है, वंस द ब्लॉक स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग to move it downwards with constant speed, the man starts pulling the block with the same force। एक बार जब ब्लॉक स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा, उसके बाद फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा, काइनेटिक। उसके बाद फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक होगा, राइट। और काइनेटिक फ्रिक्शन कंपेयर टू लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो गया होगा, तो ब्लॉक अभी नीचे एसोलेट कर रहा होगा। और इसके एसोलेशन को रोकने के लिए टू मूव इट डाउनवर्ड्स विद कांस्टेंट स्पीड मतलब एसोलेशन अभी भी जीरो होगा। लेकिन इस केस में आदमी को फोर्स कहाँ पे अप्लाई करना पड़ रहा है, he starts pulling the block with the same force, मतलब up the incline, F फोर्स वो up the incline लगा रहा होगा, and down the incline अब भी mg sin 30 लग रहा होगा। और इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इस केस में भी कितना होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो इक्वेशन क्या बनेगा बताओ इधर, F प्लस एफ के इक्वल्स टू mg sin 30। ये समझ में आया सबको? और एक और कंडीशन देखो क्या दिया है, the ratio of static friction to the kinetic friction is 2। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग। तो अगर मैं काइनेटिक को F मान लूं, तो लिमिटिंग को मैं 2F मान सकता हूं। ये दो इक्वेशन से अभी अपन को डील करना। पैसेज के पहले इक्वेशन में क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ। तो स्मॉल एफ को एलिमिनेट करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन से। तो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल एफ को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 टाइम्स इक्वेशन 2, LHS में 2F बच जाएगा, स्मॉल एफ तो कैंसिल हो जाएगा, और RHS में 2mg sin 30 माइनस mg sin 30, सॉरी LHS में 3F बचेगा क्योंकि सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके अपन ऐड कर रहे हैं। और RHS में क्या बचेगा, 2 टाइम्स mg sin 30 माइनस mg sin 30, तो mg/2 बच जाएगा। तो यहाँ से F की वैल्यू mg/6 आ जाएगी। सबको समझ में आया ये स्टेप? और कैपिटल F मिल गया तो स्मॉल f भी मिल जाएगा। कैपिटल F की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में डाल दो, तो स्मॉल f विल बी mg/2 माइनस mg/6। तो कितना आ रहा है स्मॉल f, mg/3। mg/3 करेक्ट। ये स्मॉल f की वैल्यू होगी, मतलब बेसिकली ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका ट्वाइस हो जाएगा 2mg/3। तो इसके आगे के पार्ट्स में ये सारे काम आएंगे। पैसेज में जो आगे के क्वेश्चन है वो देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू एस। अच्छा, अभी म्यू एस निकालना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अपन को ऑलरेडी लिमिटिंग फ्रिक्शन पता है, और अपन को पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस टाइम्स नॉर्मल फोर्स होगा, मतलब 2mg/3 विल बी म्यू एस टाइम्स नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स मतलब mg cos 30 √3/2। तो mg कैंसिल हो गया, और यहाँ से म्यू एस की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 4/3√3। ऑप्शन ए मैच हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
If the man continues pushing the block by force F, अगर वो F फोर्स से पुश कर रहा था, पुश करना मतलब डाउन द इंक्लाइन अगर वो फोर्स लगा रहा होगा F से, इसके वेट का कंपोनेंट mg sin 30 मतलब mg/2, F की वैल्यू क्या आई थी, mg/6 आया था ना F। और अभी मुझे बताओ पीछे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक। इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, mg/3। तो अभी एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इसका फोर्स इक्वेशन लिख दो, mg/2 माइनस mg/3 माइनस mg/6 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। m सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ से, तो कुछ तो मिस्टेक किया अपन ने। काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस mg/6, एक सेकेंड को, 3 mg/6 माइनस mg/6 2 mg। अच्छा ये प्लस होगा ना, सॉरी प्लस mg/6 होगा, करेक्ट, क्योंकि ये वाला फोर्स तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ही लग रहा है ना, ये मिस्टेक किया अपन। तो कितना होगा देखो, mg/2 माइनस mg/6, ये दोनों मिलके माइनस mg/6 हो जाएंगे, इक्वल्स टू ma। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, g/3 आ रहा है ना, सबको समझ में आया कि नहीं है? आया सर। ओके नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, इफ द मैन वांट्स टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन, व्हाट मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन। अच्छा अगर इसको अप द इंक्लाइन मूव करवाना है तो इसको कौन कौन रोकेगा इस फोर्स को, mg sin 30 mg/2, और नीचे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया था, mg/3 2 mg/3 आया था ना शायद, लिमिटिंग mg/3 लिमिटिंग इज 2 mg/3। तो अगर हम चाहते हैं कि ब्लॉक ऊपर मूव करे तो ये वाले फोर्स को इन दोनों को ओवरकम करना पड़ेगा। तो F की वैल्यू mg/2 प्लस 2 mg/3, तो 3 प्लस 4/6 mg, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 7 mg/6, ऑप्शन सी। ओके और कोई क्वेश्चन है इस पैसेज में, क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया हुआ है देखो इसमें, व्हाट मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट अप विद अप द इंक्लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। अच्छा अभी अगर मैं इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाना चाहता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो अभी जो फ्रिक्शन लगेगा वो नीचे लिमिटिंग के बदले काइनेटिक हो जाएगा mg/3, और साथ में वेट का कंपोनेंट mg/2। तो इस केस में F की वैल्यू क्या होगी, 5 mg/6, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके कॉम्प्रिहेंशन 2 देखो, two blocks of masses 25 kg and 5 kg are placed on a horizontal table as shown in the figure, and massless string passes over a frictionless and massless pulley whose one end is connected to 25 kg। ये string पास हो रहा है इधर से और ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है। The coefficient of friction between the blocks is 0.3 and between 5 kg and ground is 0 and system is released from rest। तो देखो पैसेज का जो पहला क्वेश्चन है, if m is 45 kg what is the frictional force between the blocks। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, m की वैल्यू अगर 45 kg होगी तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कितना है ये पूछ रहे। तो सबसे पहले चेक करो कि 25 kg ब्लॉक और 5 kg ब्लॉक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, 70 इंटू 0.3 मतलब 75 न्यूटन्स, राइट। और कौन सा ब्लॉक है जो खाली फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है, 5 kg। तो अगर तुम 5 kg ब्लॉक को देखते हो, 5 kg ब्लॉक खाली फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है, तो इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या पॉसिबल होगी, 75 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स लग सकता है। तो इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो 75/5 15 मीटर्स पर सेकंड पे। और अगर मैं अज्यूम करूं कि सिस्टम साथ में जा रहा है, इफ वी चेक फॉर कॉमन एक्सेलरेशन,
कॉमन एक्सेलरेशन के लिए मैं इन तीनों को एक सिंगल सिस्टम मान सकता हूँ एंड असिस्टिंग फोर्स विल बी 450 न्यूटन्स। एक्सेलरेशन ए मान लेते, कितना आएगा 450 इक्वल्स टू टोटल मास। टोटल मास कितना 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 45 75 इंटू ए। तो अगर साथ में जाते तो कितने से जाते 450 अपॉन 75, 15 इंटू 5 15 इंटू 30 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से जाते साथ में जाते तो, है ना। और मैक्सिमम तो 15 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर तक वो साथ में जा सकते। तो स्लिपिंग होगा या नहीं होगा? नहीं इस केस में नो स्लिपिंग, दे कैन सेफली गो टुगेदर विद 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग लग रहा होगा या जितना रिक्वायर्ड है उतना लग रहा होगा फॉर नो स्लिपिंग? जितना रिक्वायर्ड है उतना। required 5 kg का एफबीडी देखो, उस पर फ्रिक्शन लग रहा है और 5 kg का एक्सेलरेशन 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू 5 इंटू 6 30 न्यूटन्स होगी। समझ में आया ये सबको? इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच देयर विल बी स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। तो जब स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट होगी उस समय तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना लेंगे अपन? मैक्सिमम पॉसिबल। और मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कौन सा ब्लॉक डिक्टेट कर रहा है? 12 मीटर पर सेकंड। जिसका मैक्सिमम 15 आया था ना, हाँ 15 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि 5 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू 75 लग सकती है, तो 5 kg ब्लॉक बोलेगा कि वो 15 से ज्यादा नहीं जा सकता। तो सिस्टम के लिए जो ए मैक्स है वो 15 होगा, 15 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और सिस्टम के लिए अगर मैं वापस फोर्स इक्वेशन अप्लाई करूं, कैपिटल mg असिस्टिंग फोर्स इक्वल्स टू टोटल मास 25 प्लस 5 प्लस m इनटू सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन 15। तो इसको सिंप्लीफाई करके अपन कैपिटल M की वैल्यू निकाल सकते। कैपिटल M की कोई वैल्यू आ रही है क्या? देखो क्या आंसर आ रहा है कैपिटल M के लिए? नेगेटिव। नेगेटिव 30 प्लस 15 m। तो क्या कैपिटल M की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल है जिससे स्लिपिंग स्टार्ट होगा? नॉट पॉसिबल ना। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए स्लिपिंग कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। तो आंसर क्या होना चाहिए? डी। none of this नन ऑफ दिस। एक बार कंफर्म कर लो, यही आंसर दिया है 7 का। इस पर्टिकुलर केस में स्लिपिंग पॉसिबल होगा ही नहीं ना m के कोई भी वैल्यू के लिए। yes sir none of ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इफ m इज 45 kg द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी। तो अगर स्लिपिंग हो ही नहीं रहा तो अपन को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना, तीनों ब्लॉक साथ में ही जाएंगे। तो अगर m की वैल्यू 45 kg हो गई, पहले कितनी दी थी? अच्छा ये तो सेम रिपीट हो गया ना। ओके पहले फ्रिक्शन पूछा था और अभी पूछ रहे कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये भी अपन ने निकाल लिया था, 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आया था ना इससे आंसर, जब m की वैल्यू 45 kg थी, 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो पैसेज में यही फायदा होता है कि तुम अगर एक आंसर निकाल लोगे तो बाकी के दो क्वेश्चंस के आंसर्स भी अपने आप आ जाएंगे। तो भले वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है मगर तुम 3 क्वेश्चंस के आंसर्स एक साथ निकाल सकते हो। तो 3 क्वेश्चंस के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट करना वर्थ होगा, राइट? ओके कॉम्प्रिहेंशन 3 देखो, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। देखो पैसेज में कभी कभी वो लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको पढ़ के तुम्हें उसको अप्लाई करना होगा। तो इसको फटाफट पढ़ लेते। इफ अ बॉडी मूव्स थ्रू अ लिक्विड और अ गैस, तो द फ्लूइड अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉडी व्हिच इज कॉल्ड एज द ड्रैग फोर्स। एंड डायरेक्शन ऑफ ड्रैग फोर्स ऑब्वियसली बॉडी के मोशन के, मतलब बॉडी के वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा, जो भी उसका रिलेटिव टू फ्लूइड वेलोसिटी होगा उसके ऑपोजिट। और जब बॉडी का स्पीड कम होगा उस समय ड्रैग फोर्स को अपन प्रोपोर्शनल टू v मान सकते। स्पीड बढ़ेगा तो इट्स प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, where constant of proportionality depends on rho and c and a. C is another constant which depends on the properties of the air, drag properties of the air. Okay. तो सिचुएशन क्या दिया हुआ है देखो इधर, consider a case that an object of mass m is released from a height of h and it falls under gravity. And as its speed increases, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगा। तुम्हें दिख रहा है ये इक्वेशन से, the drag force also starts increasing on the object and due to this at some instant, देखो जैसे जैसे ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ेगा
एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब ड्रैग फोर्स उसके डाउनवर्ड्स वेट को बैलेंस कर जाएगा और उस समय ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। और ऑब्जेक्ट ने अगर इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया तो क्या उसके बाद उसका वेलोसिटी चेंज होगा या वो कांस्टेंट हो जाएगा? Constant. अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया एक समय के बाद तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को अपन नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इस पर्टिकुलर पैसेज के लिए अपन अज्यूम करेंगे दैट ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v। अपन ड्रैग फोर्स का ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, Fd इक्वल्स टू kv, और बाकी के फोर्सेस अपन नेग्लेक्ट कर रहे। तो 9th क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एक्सेलरेशन चेंज ऑफ द बॉडी। तो अगर तुम बॉडी का एफवीडी बनाते हो, m मास का बॉडी है जो नीचे गिर रहा है, मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी v हो गया, तो मुझे बताओ इस समय इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। नीचे इसका वेट लग रहा होगा mg, ऊपर kv. और ड्रैग फोर्स कहाँ लग रहा होगा, अगर वेलोसिटी नीचे है तो ड्रैग फोर्स उसके ऑपोजिट, ड्रैग फोर्स विल बी k टाइम्स v। और कौन सा फोर्स ज्यादा है बताओ अभी भी, mg ज्यादा होगा ना इनिशियली, बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। ड्रैग फोर्स तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, पहले ड्रैग फोर्स जीरो था क्योंकि वेलोसिटी भी जीरो था, मगर जैसे जैसे mg इसका वेलोसिटी बढ़ा रहा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स भी बढ़ते जाएगा। सो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा इधर, g minus kv is equal to ma. mg minus kv equals to ma, और एक्सेलरेशन की वैल्यू g minus k by m times v आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को मुझे देख के बताओ कि एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा। वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी जीरो से टर्मिनल तक बढ़ते जाएगा, टर्मिनल मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है तो एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा और फाइनली जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, व्हेन g इक्वल्स टू kv by m। तो यहाँ से जो v मिलेगा इसको अपन कौन सा वेलोसिटी बोलेंगे, Terminal velocity. दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, मगर मुझे बताओ क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा टाइम के साथ? No sir. नहीं, इट्स अ लीनियर फंक्शन ऑफ वेलोसिटी नॉट टाइम। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, इट डिक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली फ्रॉम स्टार्टिंग टू जीरो। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे मैं तुमसे पूछता कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालोगे, तो काइनेमेटिक्स 2 का नॉलेज अप्लाई कर सकते हो। Acceleration को dv by dt लिखते हैं. एक्सेलरेशन को dv by dt लिख दो। अपन ने ऐसा टाइप का सवाल देखा था ना क्विज में भी, तो dv अपॉन g माइनस k by mv इक्वल्स टू dt, ये इक्वेशन आ जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन करो। जब टाइम जीरो था उस समय वेलोसिटी कितना था, इनिशियली जीरो, और किसी भी जनरल टाइम t के बाद वेलोसिटी v मान लेते। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इधर, ठीक है। तो LHS का इंटीग्रेशन कितना होगा, ln ऑफ g माइनस k by mv डिवाइडेड बाय माइनस k by m। याद है सबको इंटीग्रेशन का ये रूल, कोफिशिएंट ऑफ v से डिवाइड कर देंगे Sir. और लिमिट्स 0 से v, और RHS में t बन जाएगा। इसको कैंसिल करके RHS में ले जाओ माइनस k by m, और LHS में लिमिट्स डाल दो। अपर लिमिट ln ऑफ g माइनस kv by m माइनस लोअर लिमिट log a माइनस log b इज log a अपॉन b, तो लोअर लिमिट डालने पर अपॉन g हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ln के अंदर 1 माइनस kv अपॉन mg, और ln को हटा के मैं RHS में e के पावर में इसको रेज कर सकता। सो kv by mg इक्वल्स टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt by m। तो यहाँ से अपन ने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी कैलकुलेट कर लिया, बाई चांस अगर ये पूछा होता तो। ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में करने की जरूरत नहीं थी, बट अगर वो लोग पूछेंगे तो तुम इस तरीके से काइनेमेटिक्स 2 अप्लाई कर सकते हो। और वेलोसिटी मिल गया तो एक्सेलरेशन कितना होगा, dv by dt mg by k into k by m e टू द पावर माइनस kt by m। तो एक्सेलरेशन जो है वो g टाइम्स e टू द पावर माइनस kt by m आ जाएगा। तो तुम्हें दिख रहा है एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाएगा, और बहुत ही लंबे समय के बाद ये लगभग जीरो हो जाएगा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम t, बट इट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली नॉट लीनियरली।
तो इसलिए अपन इसको नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीमेंट मानेंगे। ऑप्शन सी मैच हो रहा है, राइट। सर अगर हम केवी की जगह केवी स्क्वायर लेंगे तो फिर इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, इंटीग्रेट कर पाएंगे मगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन। केवी स्क्वायर अगर होता तो नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाते, अपन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता। फ्रैक्शन ना, नहीं, फिर उसमें अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने पड़ते। पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो ही जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, करेक्ट। ठीक है, बट इसके इसमें वो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू वी दिया हुआ है तो आसानी से हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखो, व्हाट इज द टर्मिनल स्पीड। ये भी अपन ने निकाल लिया, कितना आया था mg/k, बताओ। सर आप जब भी डिफरेंशिएशन करते हो तो बहुत बार कुछ चीज का स्क्वायर आता है, तो आप बोलते हो कि इसका करे या इसका स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करे तो सेम ही आता है, तो उसके बाद आप कुछ अंडर रूट नहीं डालते। कभी किया ये ऐसा मैंने स्क्वायर का। सर मतलब अगर डिस्टेंस दिया हो और डिस्टेंस का स्क्वायर में कुछ फॉर्मूला दिया हो, वो मैक्सिमाइज करने के लिए मैं बोलता हूँ कि जिस वेरिएबल पे डिस्टेंस का स्क्वायर मैक्सिमाइज होगा उसी पे डिस्टेंस भी मैक्सिमाइज हो जाएगा ना। तो डिस्टेंस के स्क्वायर को या फिर डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना एक ही बात है, उसके लिए अपन वैसा करते थे। यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं किया ना मैंने। जी सर। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10 का भी अपन ने आंसर निकाल लिया था, राइट। mg/k होगा। 11th, what is the nature of change in speed of the body। एक सेकेंड, इसका आंसर क्या होगा बताओ 11 का। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा ना टू अ कांस्टेंट वैल्यू। ऑप्शन सी मैच हो रहा है। इनिशियली वेलोसिटी 0 था और फाइनली टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। कॉम्प्रिहेंशन 4th देखो, imagine the situation in which the given arrangement is placed inside a trolley that can move only in the horizontal direction as shown in the figure. Friction is present only between M and the trolley. Capital M और trolley के बीच में friction present है. If the trolley is accelerated horizontally along the positive x-axis with acceleration a naught. तो question 12 में क्या पूछा है देखो, there exists a value of a naught equals to b at which frictional force on block M becomes 0. देखो आसान सवाल है ना ये भी। अगर हम चाहते हैं कि दोनों ब्लॉक्स स्लिप ना करें तो इन दोनों ब्लॉक्स को मैं सिस्टम मान के कौन से फ्रेम से इसका एफवीडी बनाऊंगा। निफॉर फ्रेम से। निफॉर फ्रेम से, ट्रॉली के फ्रेम से इसका एफवीडी बना दो। तो ट्रॉली जो है वो राइट की तरफ एसलेट कर रहा है ए नॉट से, तो इसके ऊपर कैपिटल M टाइम्स ए नॉट सीडो फोर्स लग रहा होगा और इस पे भी स्मॉल m टाइम्स ए नॉट सीडो फोर्स लग रहा होगा। मगर इसका सीडो फोर्स ट्रॉली का नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर देगा नीचे mg, और इसका जो वेट है वो ट्रॉली का नॉर्मल फोर्स n2 ऊपर की तरफ बैलेंस कर देगा। तो मुझे बताओ निफॉर फ्रेम से अगर ये लोग स्लिप करने की टेंडेंसी रखते तो किस तरफ स्लिप करेंगे। आइदर कैपिटल M राइट लेफ्ट जाएगा या फिर स्मॉल m ऊपर नीचे जाएगा, है ना। और फ्रिक्शन पिक्चर में कब आएगा। फ्रिक्शन पिक्चर में तभी आएगा जब इनकी रिलेटिव स्लिपिंग की टेंडेंसी हो। लेकिन अगर मान लो कैपिटल M ए नॉट ये खुद अगर mg को बैलेंस कर दे, क्या फ्रिक्शन को पिक्चर में आने की जरूरत है। इज फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इन दिस केस। नो सर। अगर mg और कैपिटल M ए नॉट ये लोग ने अगर आपस में बैलेंस कर दिया तो स्लिपिंग की टेंडेंसी नहीं होगी। अगर फ्रिक्शन नहीं भी होता, सरफेस परफेक्टली स्मूथ होता तो भी ये स्लिप ना करते, तो इस केस में फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, राइट। तो ए नॉट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है ऐसी जिसपे फ्रिक्शन 0, यस। और वो वैल्यू क्या होगी ये भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया, तो ऑप्शन ए सही दिया हुआ है ना। और ऑप्शन बी में देखो क्या पूछा है, देयर एग्जिस्ट टू वैल्यूज ऑफ ए नॉट b plus a and b minus a at which the magnitudes of friction acting on the block are equal। अच्छा देखो ए नॉट की ये जो वैल्यू अपन ने निकाली, इस वैल्यू को अपन b मान लेते,
राइट। और अभी अगर मैं ए नॉट की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा दूं, ए नॉट की वैल्यू अगर मैं ए नॉट प्लस बी कर दूं, तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे जो फोर्स है वो कैपिटल एम बी से बढ़ जाएगा। इसको मैं अलग डायग्राम में बना के दिखा देता हूं। कैपिटल एम पे पहले से कैपिटल एम ए नॉट फोर्स लग रहा था, ए नॉट को मैंने यहाँ पे बी माना था ना, तो जब ए नॉट बी के इक्वल था उस समय ये लोग बैलेंस थे। लेकिन ए नॉट की वैल्यू अगर मैं ए से बढ़ा दूं तो कैपिटल एम बी फोर्स इस तरफ बढ़ जाएगा, सॉरी ए से बढ़ाने पर कैपिटल एम ए फोर्स इस तरफ बढ़ जाएगा, तो फ्रिक्शन राइट साइड में ऑपरेट कर रहा होगा इनको रोकने के लिए। यस और नो? मैंने ए नॉट को अभी बी प्लस ए लिख दिया, तो इफेक्टिवली स्यूडो फोर्स कैपिटल एम टाइम्स बी प्लस ए लग रहा होगा, मतलब कैपिटल एम बी और कैपिटल एम ए मैंने अलग से बना दी, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कैपिटल एम ए राइट में लग रहा होगा। और अगर मान लो ए नॉट को मैं बी माइनस ए लिखता तो सिचुएशन क्या होती? बी माइनस ए मतलब एम बी लेफ्ट में और एम ए राइट में, तो उस केस में तुम देख पा रहे हो सेम फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट में लगता, एम ए, इनको बैलेंस करने के लिए। ऑप्शन बी समझ में आ रहा है क्या? ऑप्शन बी सही है कि गलत है बताओ? सही है सर। ऑप्शन बी सही होगा, ये सब देख पा रहे हो? What about option C? The maximum value of static friction acts on the block at two accelerations A1 and A2 such that A1 plus A2 equals to 2B. अच्छा, जब मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा उस समय सिचुएशन क्या होगी? अच्छा देखो, कोई भी दो एक्सेलरेशंस पे अगर तुम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे, लेट्स से A1 is B plus A and A2 is B minus A, इन दोनों एक्सेलरेशंस के लिए फ्रिक्शन सेम होगा कि अलग होगा? सेम होगा सर। फ्रिक्शन सेम होगा, और इन दोनों एक्सेलरेशंस को अगर तुम ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट 2B आ जाएगा। तो अगर वो सेम फ्रिक्शन लिमिटिंग के भी इक्वल हो गया, जिन दो एक्सेलरेशन से फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू अचीव कर रहे हैं उन दोनों एक्सेलरेशंस को ऐड करने पर भी आंसर 2B आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया होगा। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट होना चाहिए, राइट? एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ए नॉट। ये रॉन्ग। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? वो तो म्यू टाइम्स एन होगा ना, लिमिटिंग वैल्यू म्यू टाइम्स कैपिटल एम, तो वो तो ए नॉट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी भी सही है, चारों ऑप्शन सही दिए हुए इधर, ए बी सी डी। सबको समझ में आया ये? क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इफ ए मीन एंड ए मैक्स आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम accelerations of A naught for which the blocks remain stationary. If A naught is less than A min, the blocks M accelerates downwards. देखो A min मतलब मिनिमम एक्सेलरेशन जिससे ब्लॉक स्टेशनरी रह पा रहे, इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है एम ए नॉट, ये कम से कम होगा, ये मिनिमम होगा। मतलब ब्लॉक्स की स्लिप होने की टेंडेंसी किस तरफ होगी? स्मॉल एम ब्लॉक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? नीचे। ये वाला फोर्स अगर मिनिमम है तो स्लिप करने की टेंडेंसी ऐसे होगी, और इनको रोकने के लिए फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा होगा, लिमिटिंग वैल्यू। और ए नॉट की वैल्यू अगर इससे भी मैंने कम कर दी तो फ्रिक्शन इनको रोक नहीं पाएगा, राइट? और स्मॉल एम ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ऑप्शन ए सही दिया होगा। और वैसे ही अगर ये वाला फोर्स मैक्सिमम हो गया, अगर ए नॉट की मैं मैक्सिमम वैल्यू देखूं और एक्सेलरेशन को उस मैक्सिमम से भी ज्यादा करवा दूं, तो फ्रिक्शन जो है वो राइट की तरफ एक्ट करना शुरू हो जाएगा और स्मॉल एम अपवर्ड्स एक्सेलरेट करेगा, ऑप्शन बी भी सही दिया होगा। और अगर एक्सेलरेशन ए मीन और ए मैक्स के बीच में लाई करेगा तो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करके ब्लॉक्स को रोक देगा, सो ब्लॉक्स विल नॉट एक्सेलरेट, ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक बिकम 0 व्हेन ए नॉट इज ए मैक्स प्लस ए मिन अपॉन 2। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी सही है कि गलत है?
ए मैक्स प्लस ए मीन अपॉन 2 बी के इक्वल आ जाएगा ना. ए मैक्स प्लस ए मीन मतलब इट्स लाइक a1 प्लस a2, द टू एक्सेलरेशंस एट विच द फ्रिक्शन हैज अचीव्ड लिमिटिंग वैल्यू. तो अपॉन 2 करेंगे तो बी के इक्वल आ जाएगा, और बी ही वही एक्सेलरेशन था जिसपे फ्रिक्शन 0 होगा. सो कैन यू सी ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. चारों ऑप्शन सही है इधर भी. सर कुछ डाउट है किसी को भी बताओ. सर कल का पेपर सर एडवांस का पेपर एडवांस के फॉर्मेट में सेट हुआ होगा. एडवांस के फॉर्मेट में रहेगा. यस, सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसमें. मैं पेपर के बारे में एंड में बता दूंगा, अभी डिस्कशन पे कंसंट्रेट करो. अपन जो डिस्कस करें उसमें कुछ डाउट्स है किसी को भी? ओके चलो नेक्स्ट सवाल देखते. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द टेंशन T in the string. No value of A naught exists at which the tension T is 0. मुझे बताओ क्या ये स्ट्रिंग कभी भी स्लैक हो सकता है? टेंशन 0 मतलब स्ट्रिंग को स्लैक होना पड़ेगा ना, तो वो तो पॉसिबल होगा ही नहीं. स्ट्रिंग को स्लैक करवाने के लिए स्मॉल एम पे किसी तरह ऊपर की तरफ फोर्स आना चाहिए था, बट वो तो आ ही नहीं रहा. तो ऑप्शन ए करेक्ट है. There exists a value of A naught at which T will be equals to mg. ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा. मुझे बताओ किस A naught पे T mg के इक्वल होगा? सर जब M कैपिटल M A नॉट mg के इक्वल होगा. करेक्ट. अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा, अपन ने देखा था कि बहुत सारे A naught के लिए स्लिपिंग नहीं हो रहा ना दोनों ब्लॉक्स पे. तो अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा उस समय अगर मैं स्मॉल m को देखूं, इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा, तो इस पे mg और टेंशन बैलेंस होनी चाहिए. तो नो स्लिपिंग का जो भी रेंज होगा उस सारे रेंज में टेंशन mg के इक्वल होगा. राइट. सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? इफ T इज लेस देन mg देन इट मस्ट बी मोर देन म्यू mg. देखो काफी इंटरेस्टिंग है ये. अगर तुम स्मॉल m को देखते हो और स्मॉल m पे अगर तुम देख रहे हो कि ऊपर T लग रहा है नीचे mg लग रहा है, और अगर T mg से छोटा हो गया, तो मुझे बताओ स्मॉल m किस तरफ एक्सेलरेट करेगा? डाउनवर्ड्स ना, डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट करेगा. और सब कुछ निफॉर फ्रेम में दिख रहा है. और अगर तुम अभी कैपिटल M को देखते हो, कैपिटल M पे क्या सिचुएशन होगी? कैपिटल M पे यहाँ पे T लग रहा है, जीरो फोर्स कहाँ लग रहा होगा? और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ. क्या कैपिटल M रेस्ट पे रह पाएगा अगर स्मॉल m नीचे एक्सेलरेट कर रहा है? क्या कैपिटल M रेस्ट पे रह पाएगा? नहीं ना, ये भी एक्सेलरेट करेगा राइट की तरफ विद रिलेटिव एक्सेलरेशन a. तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लिमिटिंग लग रहा होगा. तो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो T शुड बी मोर देन म्यू mg. इनफैक्ट इट शुड बी मोर देन म्यू mg प्लस ma नॉट. तो ऑप्शन सी भी सही लग रहा है. एंड ऑप्शन डी, व्हाट कैन यू से अबाउट ऑप्शन डी? ऑप्शन डी क्या जरूरी है सही हो? इफ T इज मोर देन mg तो स्मॉल m ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा और कैपिटल M लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करेगा. बट कैपिटल M पे लेफ्ट की तरफ और कौन सा फोर्स लग रहा है? सीडो फोर्स भी लग रहा होगा इधर T. और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा होगा? राइट की तरफ. फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो म्यू mg के इक्वल होगा. तो ऑप्शन डी के बारे में क्या बोल सकते हो? क्या कंपलसरी ऑप्शन डी सही हो? ऑप्शन डी के बारे में तो अपन नहीं बोल सकते ना फॉर श्योर कि T म्यू mg से कम ही होगा. इसका एक बार आंसर की कंफर्म कर लो. ABC दिया है. देखो अगर ऑप्शन डी में मस्ट बी के बजाय अगर मे बी दिया होता तो वो शायद सही हो सकता था, मगर हमेशा सही होना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अपन यहाँ से कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे ऑप्शन डी के सिचुएशन में. राइट. तो करेक्ट आंसर ABC ही होगा. ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं. कॉम्प्रिहेंशन 5. Two containers of sand S and H are arranged like the blocks shown in figure 1. The containers alone have negligible mass
the sand in them has a mass of m total. Total mass दिया हुआ है sand का. The sand in the hanging container H has mass m. सैंड का टोटल मास m टोटल दिया हुआ है और H के अंदर मास m दिया हुआ, तो S के अंदर मास कितना होगा? इसको अपन m टोटल माइनस m बोल सकते. You are to measure the acceleration A of the system in a series of experiments where small m varies from experiment to experiment but total m remains constant. That means you shift the sand between the containers, right, before each trial. Small m upon total m is taken on the horizontal axis for all the plots. तो देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे शॉर्टकट तरीके से, दोनों को सिस्टम मान लेंगे और असिस्टिंग फोर्स क्या होगा mg, और असिस्टिंग फोर्स को किसके इक्वल करेंगे? टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन. तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? mg अपॉन m टोटल. एक्सेलरेशन y एक्सिस पे है और x एक्सिस पे m अपॉन m टोटल. तो m अपॉन m टोटल इज लाइक x एंड एक्सेलरेशन इज लाइक y. तो ये किसका ग्राफ होगा बताओ? इसको अगर अपन प्लॉट करेंगे तो कैसा शेप आएगा? y इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स x. स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन आ जाएगा ना, स्ट्रेट द ओरिजिन. और स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन, इस ग्राफ का क्या नंबर दिया हुआ? नंबर 4. तो ऑप्शन सी मैच हो रहा है. स्लोप 10 मीटर पर सेकंड. क्या बोल रहे हो? स्लोप g होगा. स्लोप g होगा, करेक्ट, 10 मीटर्स पर सेकंड. 16 क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है. द कर्व व्हिच गिव्स द टेंशन इन द कनेक्टिंग स्ट्रिंग टेकन एज अ फंक्शन ऑफ m by m टोटल. अच्छा, एक बार एक्सेलरेशन मिल गया तो टेंशन कैसे निकालेंगे? किसका एफवीडी बनाएंगे टेंशन निकालने के लिए? 25 मान में s का बना दो, m डैश. m डैश का मास होगा m टोटल माइनस m. इस पे टेंशन फोर्स लग रहा है तो टेंशन फोर्स विल बी m टोटल माइनस m टाइम्स एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मतलब m by m टोटल टाइम्स g. देखो बट मुझे आंसर m by m टोटल के फॉर्मेट में ही चाहिए. और स्मॉल m और m टोटल में से कौन कांस्टेंट है? m m टोटल. तो m टोटल को बाहर कॉमन ले लो तो अंदर 1 माइनस स्मॉल m अपॉन m टोटल बच जाएगा और एक और स्मॉल m अपॉन m टोटल और यहाँ पे g. तो यहाँ पे टेंशन y का काम कर रहा है. तो तुम्हें दिख रहा है ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ रहा है, y इक्वल्स टू k टाइम्स स्मॉल m अपॉन m टोटल इज लाइक x. तो 1 माइनस x इंटू एक्स. ये कैसा ग्राफ होगा? क्वाड्रेटिक पैराबोला होगा. और x स्क्वायर का कोफिशिएंट तुम देख पा रहे हो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव. तो उल्टा पैराबोला होगा. उल्टा पैराबोला मतलब ग्राफ 5 मैच कर रहा है. सर जी न्यूमरेटर में आएगा ना? एक सेकंड देख लेते. किधर? सर वो लास्ट में जब आप हाँ ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी. यहाँ पे जी न्यूमरेटर में आएगा, सही बोल रहे. ठीक है, तो 5 मैच हो रहा है ना इसका आंसर. 17th में क्या दिया है? द कर्व व्हिच गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन कंटेनर H. मुझे बताओ कंटेनर H पे नेट फोर्स क्या होगा? किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स कितना होता है? अगर इसका एक्सेलरेशन मैं a मान रहा हूं तो भले इस पे कितने भी फोर्स होने दो, नेट फोर्स हमेशा कितना होगा इस पे? एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ, ma मास इनटू एक्सेलरेशन. और हमें फाइंड करना है which curve gives the plot of net force as a function of m by m total. तो a की वैल्यू क्या आई थी वो सब्स्टिट्यूट कर देते. a की वैल्यू mg अपॉन m टोटल आई थी. तो क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे मैनिपुलेशन क्या करेंगे? अगर मैं m टोटल से मल्टीप्लाई कर दूं और m टोटल से डिवाइड कर दूं
तो तुम्हें दिख रहा है ये 2 बार m बाय m टोटल आ गया, और इसको अगर मैं x मान रहा हूँ तो x स्क्वायर हो जाएगा, और कैपिटल M टोटल g को अपन k मान सकते हैं और f नेट को y। तो यहाँ पे इक्वेशन किस फॉर्मेट में आ रहा है, y इक्वल्स टू k x स्क्वायर। ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो सब लोग? कौन सा ग्राफ मैच होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? फर्स्ट वन कौन सा ग्राफ? सेकंड थोड़ा सा ग्राफ प्लॉटिंग का नॉलेज होना चाहिए। y Sir, equals to kx square means it's a parabola and it should pass through the origin, right? तो तुम सही बोल रहे हो, ग्राफ 1 का भी शेप पैराबोला जैसा दिख रहा है, मगर क्या ग्राफ 1 ओरिजिन से पास हो रहा है? बहुत सर y equals to kx square का जो शेप है वो ग्राफ 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर 2 होगा। ओके, सर ओरिजिन से क्यों पास होना चाहिए? इसमें 0,0 डाल के देख ले, सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो अगर x को 0 डालेगा तो y भी 0 आ जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है, तुम मैथ्स में पढ़ोगे बाद में, और डिटेल में ग्राफ प्लॉटिंग कैसे करते तो मैथ्स में सीख जाओगे बाद में, तो अभी इसकी फिक्र मत करो। मैच द फॉलोइंग देखो, कॉलम 1 गिव्स 4 different situations involving 2 blocks m1 and m2 placed in different ways on smooth horizontal surface. Friction कहीं पे भी नहीं है, and in each of the situations horizontal forces F1 F2 are applied on the masses m1 m2, और ये कंडीशन दिया हुआ है m1 F2 is more than m2 F1. Match the statements in column 1 with corresponding results in column 2. अपन को कॉलम 2 में क्या निकालना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन निकालने का तरीका क्या होता है, पहले कॉमन एसोलेशन निकाल लो। देखो फर्स्ट केस में अगर मैं मान के चलूं कि दोनों ब्लॉक्स राइट की तरफ एसोलेट कर रहे हैं, तो फोर्स इक्वेशन क्या होगा, F2 माइनस F1 इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कॉमन एसोलेशन ये आ गया, और टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक ब्लॉक का एफडी बना दो, लेट्स से M2। तो M2 पे F2 राइट में लग रहा है और टेंशन T लेफ्ट में लग रहा है, एक्सेलरेशन A। तो F2 माइनस T इक्वल्स टू M2A, A मतलब F2 माइनस F1 अपॉन M1 प्लस M2। सर क्वेश्चन में A2 ग्रेटर देन A1 दिया है ना, पर कहाँ पे दिया है? M2 F1 स्मॉलर देन M1 F2, रीअरेंज करेंगे तो A2 ग्रेटर देन A1 है। रीअरेंज करेंगे तो F1 बाय M1 A1 थोड़ी होगा, क्या मास 1 पे खाली F1 फोर्स लग रहा है, टेंशन भी तो लग रहा है, भी लग रहा है। हाँ, और इनफैक्ट दोनों के एक्सेलरेशन तो सेम होनी चाहिए ना, अगर स्ट्रिंग स्लैक नहीं कर रहा है तो। यस सर। तो देखो टेंशन कितना आ रहा है यहाँ से, टेंशन की वैल्यू F2 माइनस M2 F2 प्लस M2 F1 अपॉन M1 प्लस M2। LCM लेके रीअरेंज करो तो कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, M2 F2 कैंसिल हो रहा है, और ये M1 F2 माइनस सॉरी M1 F2 प्लस होगा ना ये, या माइनस होगा? प्लस प्लस होगा सर। कुछ मिस्टेक करी है शायद, माइनस सर माइनस M2 F2, हाँ ये इधर माइनस होना चाहिए था ना, ये माइनस होना चाहिए था, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, यस सर। यस सर। अपॉन M1 प्लस M2। तो देखो कौन सा कॉलम, कौन सा एंट्री मैच हो रहा है कॉलम 2 में से, कुछ कॉमन ले सकते हैं इधर अपन, अगर M1 M2 कॉमन ले लिया तो सर उन्होंने ऊपर दिया है कि M1 F2 छोटा है M2 F1 से। हाँ वो तो दिया है, दैट इज ओके, बट अपना जो फाइनल आंसर हो रहा है वो Q से मैच हो रहा है ना, रीअरेंज करने पर अगर तुम M1 M2 कॉमन ले लोगे तो M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 बाहर रह जाएगा, और अंदर F1 बाय M1 प्लस F2 बाय M2 रह जाएगा। ये कंडीशन दिया हुआ है, तुम सही बोल रहे हो, बट इसका अभी तक यूज नहीं हुआ, इसका यूज अपन को शायद आगे के एंट्रीज में दिखाई देगा। आई थिंक ये कंडीशन से वो लोग एंश्योर कर रहे हैं कि टेंशन जो है वो हमेशा नॉन जीरो होगा, टेंशन की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी।
तो ऑप्शन जो एंट्री बी है उससे अपन देख सकते हैं, एंट्री बी से तुम देख पा रहे हो कि टेंशन 0 हो भी सकता है अगर F1 बहुत ही ज्यादा हो गया तो, यस सर। F1 की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई तो टेंशन 0 भी हो सकता है, तो शायद ये कंडीशन से वो लोग आंसर कर रहे क्यों 0 नहीं होगा। तो वैसे ही बी के लिए भी सॉल्व कर लोगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे बताओ बी के लिए। बी एंट्री के लिए ये प्लस हो जाएगा, ये कॉमन एक्सेलरेशन होगा, बाकी सब कुछ सेम है ना। यस सर। तो यहां से टी की वैल्यू क्या होगी, F2 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 F1 प्लस F2। तो यहां से वापस रीअरेंज करके लिख देते, टी की वैल्यू आ जाएगी F2 माइनस M2 F2 प्लस M2 F1 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 इससे मल्टीप्लाई भी कर दो अपॉन M1 प्लस M2। कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे, M2 F2 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से देखो M1 F2 माइनस M2 F1 आ रहा है। तो वो लोग ने जो कंडीशन दिया हुआ है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं टेंशन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द गिवन कंडीशन दैट M1 F2 इज मोर देन M2 F1। समझ में आया सबको अभी ये कंडीशन का मतलब। तो कौन सा एंट्री मैच हो रहा है सर कुछ डाउट है तो बताओ। अगर टेंशन नेगेटिव होता तो फिर एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता। नहीं, टेंशन नेगेटिव होता तो अपन बोलते हैं कि स्ट्रिंग स्लैक हो चुका है। क्या स्ट्रिंग कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा सकता है? टेंशन का नेगेटिव आना मतलब अपन जो मान के चल रहे थे कि स्ट्रिंग पुलिंग फोर्स लगा रहा है, वो एक्चुअल में कैसा फोर्स लगाना शुरू कर देता, टी का नेगेटिव आना मतलब पुशिंग फोर्स। बट ये तो पॉसिबल होता ही नहीं, तो अपन मान के चलते हैं कि स्ट्रिंग स्लैक हो गया। अगर टेंशन 0 या फिर 0 से कम आ रहा होता तो स्ट्रिंग को अपन स्लैक मान लेते। सर पर अगर एक रॉड दिया हो दो ब्लॉक्स के बीच में, तो जब ब्लॉक्स हाँ, एक दूसरे पे पुश करने जाएंगे तो रॉड दिया है तो फिर कंप्रेशन मान सकते हैं, करेक्ट। अगर रॉड दिया है और तुम सॉल्व कर रहे हो और तुमने टेंसाइल फोर्स मानते हुए सॉल्व किया और फाइनली वो नेगेटिव आ गया, तो तुम मान सकते हो कि उतना ही फोर्स कॉम्प्रेसिव नेचर का लग रहा होगा रॉड में, बट स्ट्रिंग्स में नहीं मान सकते। ठीक है। यस सर। और सी और डी पार्ट भी वैसे ही सॉल्व कर लोगे ना, सेम टाइप का ही नॉर्मल्स के लिए। तो सेम तरीके से सॉल्व कर लेना, तुम्हें नॉर्मल फोर्स भी उसी तरीके से मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते, मैच द कॉलम 2। द सिस्टम शोन बिलो इज इन इक्विलिब्रियम। masses of the blocks A, B, C, D, E are 3m, 3m, 2m, 2m and 2m. Match the condition in column 1 with the immediate effects in column 2. Immediately क्या हो रहा होगा ये अपन को फाइंड करना। तो देखो यहाँ पे अपन को दो स्प्रिंग्स दिख रहे, स्प्रिंग 1 एंड स्प्रिंग 2। तो पहले एंट्री में क्या दिया है, स्प्रिंग 2 इज कट। मुझे बताओ स्प्रिंग 2 को कट करने पर क्या स्प्रिंग 1 में टेंशन इमीडिएटली चेंज होगा? नो सर। स्प्रिंग इनिशियली, मुझे बताओ इनिशियल कंडीशन देखते, टेंशन इन 1 कितना था इनिशियली, 2 mg। 1 में जो टेंशन है वो ए और बी दोनों के वेट्स को बैलेंस कर रहा था। और वैसे ही टेंशन इन ए बी कितना था इनिशियली, mg। ए बी मतलब ये वाला स्प्रिंग। व्हाट अबाउट टेंशन इन स्प्रिंग 2, ये कितना था इनिशियली? एक सेकेंड रुको, मैंने गलत लिखा है इधर, मासिस को मैंने m मान ली। मासिस क्या दिया हुआ है, ए और बी का मास कितना है 3m 3m। तो टेंशन इन स्प्रिंग 1 6 mg होगा ना इनिशियली, और ए बी में 3 mg। और वैसे ही 2 में टेंशन कितना होगा, सी डी ई का मास कितना दिया हुआ है 2m। तो 2 के अंदर टेंशन 2 mg होगा, और सी डी के अंदर जो टेंशन है वो इनिशियली कितना होगा 4 mg। इनिशियली ये समझ में आता है सबको, ये सिचुएशन होगी। अभी जैसे ही अपन स्प्रिंग 2 को कट किया, अपन को टेंशन इन स्ट्रिंग ए बी निकालना।
क्या स्प्रिंग 2 को कट करने पर स्प्रिंग 1 पे कोई भी इफेक्ट आएगा? नो, तो अगर मैं ए और बी का एफवीडी बना दूं, ऊपर की तरफ स्प्रिंग 1 अभी भी कितना टेंशन लगा रहा होगा इन दोनों पे? 6 mg, और नीचे की तरफ इनका वेट कितना? 6 mg। तो क्या इनको कुछ भी फर्क पड़ेगा बताओ? ए का आंसर क्या होना चाहिए? डज नॉट चेंज ना, ये अब भी इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। ये पूरे सिस्टम का एसोलेशन अब भी 0 होगा, तो ये वाले स्ट्रिंग में अब भी टेंशन सेम ही आ रहा है, ये 3 mg को ही बैलेंस कर रहा होगा। तो ए आर से मैच हो रहा है। स्प्रिंग 2 को कट करने के बाद टेंशन इन स्ट्रिंग सीडी कितना होगा? 0। अगर तुम सी और डी को देखते हो अभी, सी और डी पे कंबाइंड वेट नीचे कितना लग रहा है? 4 mg। 4 mg। और ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है वो एक्चुअली स्प्रिंग 1 का ही पार्ट है ना, यस सर। उसमें 6 mg टेंशन था। तो इन दोनों का जो कॉमन आइसोलेशन मैं ऊपर मान रहा हूँ वो कितना होगा? 6 mg माइनस 4 mg इक्वल्स टू 4 ma। तो कॉमन आइसोलेशन इनका g/2 आ जाएगा। और अभी अगर मुझे ये वाले स्ट्रिंग में टेंशन चाहिए तो इनमें से खाली एक का मैं एफवीडी बना दूंगा, लेट्स से 2m का। तो ऊपर t लग रहा है, नीचे 2 mg लग रहा है, और एसोलेशन ऊपर की तरफ g/2। तो टेंशन के साथ क्या हो रहा होगा? t माइनस 2 mg इक्वल्स टू 2m इंटू g/2। कितना होगा? mg। तो देखो टेंशन पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ये सीडी की बात कर, तो सीडी में पहले 4 mg था और अभी कितना है? 3 mg। डिग्री। और देखो तुम ये चीज लॉजिकली भी बोल सकते थे, अभी जो सिस्टम है सी और डी का, स्प्रिंग को कट करने पर ये सिस्टम कहां पे भागेगा? अगर तुम ब्लॉक सी को ऑब्जर्व करते हो, ब्लॉक सी ऊपर भाग रहा है ना, बट ब्लॉक सी के ऊपर वाला जो टेंशन है T1, ये तो चेंज हुआ ही नहीं, ये तो सेम है। तो ब्लॉक सी को ऊपर भगाने के लिए जो सीडी के अंदर टेंशन था उसको कम होना पड़ेगा ना, तब